नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 के अंतर्गत अमेरिकी संविधान की। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था अमेरिकी क्रांति, अब उस अमेरिकी क्रांति से अमेरिका तो एक ब्रिटिश उपनिवेश होते हुए बिल्कुल उनसे आज़ाद हो गया। लेकिन अब उस आज़ादी का असली मायने यहाँ पे तभी हो सकता था जब यहाँ पे संविधान की अवधारणा आए। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज उसी हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया को, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात देखा जाए तो किस प्रकार से उस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान की अवधारणा की प्रस्तुत की गई, वही संविधान देखिए बनाने में काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे लग गया। तो सोचिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिकी संविधान की, तो उस समय तक अगर देखा जाए तो लिखित संविधान की अवधारणा अभी तक अगर विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कि विश्व में उस तरह की अवधारणा आई नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि संविधान की जो अवधारणा थी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लोग ब्रिटेन से आए हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेश जो बन के यहाँ पे तैयार थे, ब्रिटेन में हमने देखा कि अलिखित संविधान की अवधारणा वहाँ पे एकदम आ चुकी थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे मौजूद थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए पिछले क्लास को जो पूरा का पूरा मैंने इंग्लैंड का इतिहास और उसके संविधान के संदर्भ में कराया, आज आप उस चीज़ को समझेंगे कि आखिर हमें उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों यहाँ पे हुई। क्योंकि तुलनात्मक जब अध्ययन करना होता है तो स्वाभाविक है कि आप दोनों चीज़ों को जब तक आप एक बैलेंस अप्रोच में नहीं समझेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन आप पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा अमेरिकी संविधान। और यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के पूरी की पूरी कोर्स चलाई जा रही है। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट पूरा का पूरा आपको प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल आप सही जगह हैं, बिल्कुल ठीक है। डेली 8 बजे लेक्चर अपलोड हो रही है, आप आके उसे देखिए। कहीं से कोई समस्या आपको हो तो कमेंट करें। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिख जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और नए लोग हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपीएससी का पूरा जो सिलेबस है सिविल सर्विस को ध्यान में रख के कंप्लीट यहाँ पे की जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए किसी भी संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे जो उसके पैरामीटर होते हैं, बहुत सारे उसके जो मापदंड होते हैं, बहुत सारी जो मतभेदता की स्थिति होती है, विभेदता की स्थिति होती है। आप किसी भी देश के संविधान को ले लीजिए, हमेशा ही समस्या का, ठीक है, एक तरीके से बनाने की प्रक्रिया में समस्या आती ही आती है। और यही चीज़ हुआ है इस अमेरिका में भी हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्या क्या कारण थे, किस प्रकार से इस संवैधानिक प्रक्रिया का निर्माण हुआ, देखेंगे कि एक बार जो संविधान का निर्माण हुआ वो पूरी तरीके से फेल हो गया। पुनः दोबारा संविधान की प्रक्रिया को शुरू किया गया। कई सारे उन, ठीक है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से फिर उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। तब जाके अमेरिका का संविधान का पूरी तरीके से निर्माण किया गया, जो दुनिया के सबसे कठोरतम संविधानों में से एक है। अर्थात आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि ब्रिटेन के संविधान में फिर वहाँ जो भी अलिखित संविधान का प्रावधान है, वहाँ संशोधन करने के लिए संसद जो है, पार्लियामेंट है वहाँ की, बिल्कुल ही फ्री है। साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा माना गया कि ब्रिटेन की जो संसद है, एक पुरुष को महिला और एक महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया का सारा काम कर सकती है। भारत में देखें तो ना बहुत अधिक लचील है, ना बहुत अधिक कठोर है। लेकिन अब हम लोग जिस अमेरिका के आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसका संविधान काफ़ी कठोर है। अब कठोरता का मतलब समझ सकते हैं कि इसमें संवैधानिक संशोधन करना बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर है। इतनी आसानी से वहाँ पे, ठीक है, संशोधन होना संभव ही नहीं है। तो अब देखेंगे कि आखिर उस संविधान का नेचर क्या है, क्या उसका ढांचा है। इन सारी प्रक्रिया को आप बारी बारी से कवर करेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने एक डायमेंशन क्रिएट कर दिया है। हमेशा ही फ्लो चार्ट से पढ़िए, ठीक है, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अब यही अमेरिका संविधान, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चुनौतियों में। चुनौतियों में देखेंगे कुछ न कुछ बाधक तत्व भी है। अब बाधक तत्व मतलब यहाँ पे एक जो समाज की अवधारणा आती है, कुलीन वर्ग से लेके मध्यम वर्ग से लेके निम्न वर्ग सारे लोग मौजूद हैं। तो सबके हितों को ध्यान में आप कभी भी रह के देखिए संविधान बनाएंगे, हमेशा क्रिटिसाइज यहाँ पे होगा ही होगा। अभी हाल फिलहाल की जो घटना है
आप नेपाल को ही आप देख के ले लीजिए कि नेपाल में मधेसियों की संख्या कितनी अधिक थी, लेकिन उस संविधान में उनको ठीक है जितना अधिकार मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। फिर वो संविधान लंबे समय तक नहीं चल पड़ा और देखिए कई बार वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पे बन पड़ी। अब तो खैर मामला धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पे राजनीतिक जो स्थिरता का पूरी तरीके से अभाव है। दूसरी बात करें यहाँ पे सहायक तत्वों में, तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से सहायक तत्व में जो एक ही जगह से आए हुए लोग हैं, अधिकतर 90% हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक यूनिटी का जो भाव है, एकता का भाव है उनके अंदर तो मजबूत भी है ही। इसके अलावा मुक्त व्यापार हो गया। मुक्त व्यापार के साथ साथ अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जैसे चीज़ों को लेके, विधि के शासन को लेके उनमें कुछ न कुछ यहाँ पे सहमति का भी ठीक है आभास होता हुआ दिखाई देता है। सहमति का ठीक है पूरी तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो संविधान का जो निर्माण है यही स्वरूप के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि भारत के संविधान की बात करें तो भारत क्या है, देखिए बिल्कुल ही बन गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात राज्यों को संघ तोड़ सकता है। साधारण बहुमत से भी ठीक है मतलब भारत की संसद अगर चाह ले तो आसानी से देखिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किसी भी राज्य को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, उसके नाम को बदल सकती है। अमेरिका में देखेंगे तो यहीं पे आके पेच फंस गया जब पहली बार संविधान की अवधारणा यहाँ पे आई और जल्दीबाजी में यहाँ पे धीरे धीरे प्रजातांत्रिक की तरफ आपको संविधान झुकता हुआ दिखाई देगा। राज्यों को इतनी अधिक शक्ति दे दी गई कि केंद्र कमजोर होने लगा और जल्द ही अब उसमें संशोधन की जरूरत थी और तब जाके एक संघीय ढांचा का विकास हुआ, अर्थात केंद्र को ठीक है राज्यों से शक्ति यहाँ पे अधिक दी गई। अब पूरी प्रक्रिया ध्यान से समझेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकी संविधान में कि आप किन किन मामलों में आप इसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे समता माने समानता और असमानता को आप देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन बिंदु समानता के हैं और कौन कौन बिंदु यहाँ पे असमानता के हैं। लास्ट में देखिए ठीक है जैसे कि भारत के संविधान में क्लेम लगाया जाता है, विदेशियों के द्वारा खासकर बोला जाता है कि भाई ये वरिष्ठों की सभा थी, कांग्रेस ने संविधान का अपने हितों का अनुरूप बना दिया। कितने लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। उसी प्रकार से देखिए उस समय भी अमेरिकी संविधान में कटाक्ष किया गया कि यह एक आर्थिक दस्तावेज था, कुछ नहीं। आर्थिक दस्तावेज इन द सेंस कि यह बिल्कुल ही व्यापारियों को उस मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के इस संविधान को लाया गया। निम्न वर्ग और दासों को इसमें बहुत कुछ अधिकार नहीं मिला, तो इसको भी हम लोग डिफेंड करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा आप एक डायमेंशन के माध्यम से सारा का सारा यहाँ पे ठीक है जो पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो आपका कंसेप्ट देखिए क्रिस्टल क्लियर यही है। आपको एग्जाम में रट के इन सारी चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं, आपको एक ठीक है सोचने वाला प्राणी बनना पड़ेगा। रीड करिए ठीक है, रीड थिंकिंग ठीक है, रीड थिंक एंड फील, तीन जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखता है। पढ़िए ठीक है, फिर उसके बाद से उसको सोचिए ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी आप ठीक है अन्य देशों से उसको कंपेरिजन करने का प्रयास कीजिए, फिर उसको महसूस कीजिए। जब इस तरह के क्रियाकलाप आप डेली करते नजर आएंगे तो यकीनन मानिए आप रटने की प्रक्रिया से आप बाहर निकल जाएंगे। और इसीलिए देखिए मैंने आंसर राइटिंग में अभी मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ही जितना कंटेंट आपके पास आना चाहिए उतना कंटेंट आपके पास नहीं आया है। अगर आप अमेरिकी संविधान को सिर्फ अमेरिका तक सीमित रह जाएंगे, अमेरिकी क्रांति को अमेरिकी क्रांति तक सीमित रह जाएंगे, फ्रांस की क्रांति को फ्रांस की क्रांति तक सीमित रह जाएंगे, तो एक अच्छा जो आंसर है वो कभी नहीं माना जाएगा। अच्छा आंसर का मतलब है कि चीज़ों को आप एक जगह से दूसरे जगह किस तरीके से को रिलेट करके एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसे आप संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो एग्जामिनर देखिएगा तो लगेगा हाँ इसको एक कंसेप्चुअल एक जो कंसेप्ट होना चाहिए भाई मिल गया बंदा, यही है ठीक है। शासन प्रशासन को ठीक है प्रशासनिक चीज़ों को चलाने के लिए आईएएस लायक यही है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और समझ के चीज़ों को ठीक है पढ़िए, रटने की प्रक्रिया से यहाँ आप बाहर निकलिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिनल 13 ब्रिटिश कॉलोनी। तो देखिए ये वही लोग हैं जो ब्रिटिशरों को खदेड़ने में कोई कसर यहाँ पे नहीं छोड़ा। बोस्टन टी पार्टी के नाम से ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार से तटवर्ती जो इलाका है इनका ठीक है कई सारी चाय पत्तियों का जो फेंक दिया गया एकदम समुद्री किनारा लालम लाल हो गया ठीक है। अब ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उस क्रांति को ठीक है मैंने पूरा करने में
अमेरिकी क्रांति को करने में उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि वे उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग थे, उनकी अलग ही सामाजिक हित था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, और ऐसा बन चुका है कि जब सारे लोग अमेरिकी क्रांति को करने में जा रहे थे, सब लोग गिरजाघर में इकट्ठा हो रहे थे, तो उसमें एक ऐसा वर्ग था जो बिल्कुल ही नाखुश था, संतुष्ट था, और वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो वो वर्ग था यहाँ पे उच्च वर्ग। तो हमेशा ही देखिए समस्या का हो तो कारण बनेगा ही बनेगा। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया तो 65% भूभाग पे अंग्रेजों ने तो भारत पे कंट्रोल कर लिया, प्रत्यक्ष कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी 35% भाग पे जो राजा रजवाड़े थे या तो अंग्रेजों के चाटुकार बन गए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने की कोशिश की है, लेकिन इन पे प्रभाव पड़ा ही पड़ा। और यही कारण है, देखिए 1857 की जब क्रांति होगी तो यही राजे रजवाड़े जमींदार बिल्कुल ही उस 1857 के विद्रोह में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया उसके सामने लोग डैम का काम करेगा। अंग्रेज लोग बोलता है कि अगर ये लोग डैम का काम नहीं किया होता तो हम लोग 1857 की क्रांति निपट चुके होते। तो हमेशा ही देखिए जो ऐसा वर्ग है ना, ये हमेशा ही समस्या का क्या बनता है, कारण बनता है, अपने ही हितों को क्या करता है, ध्यान में रखता है। तो खैर अब आइए वहाँ पे वापस टॉपिक पे। अब सब लोग लड़ लिए, मिल लिए, अब इनको लगा कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख के हम लोग करेंगे। फिर यहीं पे कुछ लीडरशिप, कुछ नेता लोग आएंगे यहाँ पे, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन का नाम इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन मार्टिन का नाम इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे लोगों के नेतृत्व में बोला जाएगा, अरे भाई कहाँ चले, अगर फिर से अगर हम यहाँ पे एकीकरण नहीं किए, यूनाइट नहीं हुए, तो फिर कोई आएगा और हमें यहाँ पे उपनिवेश बना लेगा, गुलाम बना लेगा। फिर यहाँ पे सारे राज्यों को यहाँ पे समझ में आई, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो भाव था वो झलक नहीं रहा था कि भाई अगर हम आपस में एक साथ यहाँ पे रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कौन सी प्रणाली के तहत रहेंगे। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है तो क्या हमको उसमें कितना अधिकार दिया जाएगा। कुछ छोटे छोटे भी राज्य है, देखिए यहाँ पे इनको लगा भाई हम तो छोटे हैं, हमको तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया में बहुत अधिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये लोग अलग डिमांड करने लगे कि देखो प्रतिनिधित्व तो सारे ही राज्यों के बराबर होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो राज्य ठीक है, राज्यों को शक्ति यहाँ पे अधिक देना चाहिए, राज्य का अस्तित्व कायम होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केंद्र में शक्ति अधिक होनी चाहिए, संघीय व्यवस्था में केंद्र हमेशा मजबूत होना चाहिए, तब जाके ये जो इसका पूरा अस्तित्व है वो कायम रहेगा। तो ऐसी आप समझिए इन मेरी बातों को, कैसी बहुत सारी जो समस्याएं थी वो इस अमेरिकी संविधान को बनाने से पहले मौजूद थी। अब उन्हीं समस्याओं को एक करके तो ठीक है एकाएक नहीं हटाया जा सकता है, धीरे धीरे प्रक्रिया यहाँ पे बढ़ती गई आगे, और फिर चीज़ों को धीरे धीरे ठीक भी किया गया। तो नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान निर्माताओं के समक्ष यहाँ पे चुनौतियाँ। अब बिल्कुल देखिए मैं भारत के संविधान की भी जिक्र करूँगा कि भारत के संविधान के साथ भी जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य थे जिनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा ठीक है देश, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, इतने सारे धर्म के लोग मौजूद है, जाति व्यवस्था मौजूद है, सबके अस्तित्व को कायम रखना, सबके अधिकारों के देना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रोल था। ठीक अब इनके समक्ष भी वो चुनौती या उससे कम नहीं है, और खासकर उस प्रबोधन काल के समय में जहाँ पे बहुत अधिक संवैधानिक प्रक्रियाओं का निर्माण नहीं हुआ था। अब सोचिए भारत को 1947, 46 से 49 तक 3 साल में लग गया, ठीक है 3 साल से ठीक है लगभग 3 साल लग ही गया संविधान बनाने में, जो कि दुनिया भर का संविधान उस समय बन चुका था। उस समय स्टडी करके बनाने में, एक मौलिकता को दिखाने में इतना अधिक समय लगा। तो उस समय तो बहुत सारे देशों में, जब मैं अमेरिकी संविधान की यहाँ बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे इस तरह का संविधान का कोई बहुत अधिक प्रावधान नहीं था, जो भी था ब्रिटेन में था। तो समस्या यहाँ पे आएगी, इसी चीज़ को आपको समझना है। तो इसमें कुछ यहाँ पे बाधक तत्व है, बाधक तत्व में जो रोक रहे थे, इसमें सबसे पहले था यहाँ पे प्रशासनिक चुनौती, कि भाई प्रशासनिक चुनौती में कहा गया कि सभी वर्गों की आकांक्षाओं को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इन सभी वर्गों ने, चाहे अमीर हो ठीक है, गरीब हो, खासकर मैं यहाँ पे ठीक है जो मिडिल क्लास है और निम्न वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया,
तो इनके आकांक्षाओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, तभी तो इनका अस्तित्व कायम रहेगा। तो कैसे दिया जाए, ये भी एक समस्या का कारण था। स्वरूप को लेकर मतभेदता थी कि भाई यहाँ पे प्रजातांत्रिक स्वरूप से युक्त होगा या फिर एक मजबूत संघीय व्यवस्था से युक्त होगा। यहाँ पे अब दो गुट बनता हुआ आपको नजर आएगा। प्रथम गुट है और दूसरा है यहाँ पे द्वितीय गुट। प्रथम गुट का जो नेतृत्व कर रहा है यहाँ पे जेफरसन जो जिस गुट का नेतृत्व कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें छोटे व्यापारी लोग मौजूद हैं। छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, जन सामान्य लोग हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे काफी अधिक थी। ये लोग चाह क्या रहा है कि भाई प्रजातांत्रिक स्वरूप से युक्त हो, प्रजातांत्रिक स्वरूप से युक्त हो, कमजोर केंद्र को ध्यान में रख रहा है, अर्थात राज्यों की शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि छोटे छोटे भूखंडों को, ठीक है, लोगों में यहाँ पे बांट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, उस समय तक देखेंगे तो बड़े बड़े भूखंडों का अस्तित्व आ चुका था। अब हुआ कि भाई गरीब लोग क्या चाहेंगे, ये तो चाहेंगे कि भाई पूरी तरीके से, ठीक है, समानता के एक लोग पसदर हो जाएंगे। थोड़ा इनका जो झुकाव है वर्तमान में, जैसे कि ठीक है, कम्युनिस्ट जो प्रणाली है, सर्वहारा का शासन है, कुछ इस टाइप का इनके अंदर भाव होगा। और यहाँ पे जेफरसन इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा। दूसरी जगह है यहाँ पे हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा, ये है हैमिल्टन। इसके अंदर देखा जाए यहाँ पे तो व्यापारी, पूंजीपति और जो भी बैंकिंग गतिविधियों में जो शामिल लोग थे, ये उनका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा। और इनकी डिमांड क्या होगी कि एक मजबूत संघ बनाए, क्योंकि इनकी संख्या कम है। और जब इनकी संख्या कम है तो ये लोग हमेशा ही चाहेंगे, देखिए इनकी संख्या अगर कम है तो हमेशा ही चाहेंगे कि एक मजबूत केंद्र की अवधारणा आए, जिससे कि हम लोग राज्यों में कंट्रोल कर सकें। क्योंकि इनका तो उनका प्रतिनिधित्व रहेगा नहीं, अगर जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो फिर इनकी संख्या बिल्कुल ही कम होती है। अर्थात ये लोग बोला कि जो असली जो सरकार की शक्ति है उच्च वर्ग में निहित होती है, क्योंकि जो उच्च वर्ग है सरकार को चलाने में, टैक्स को पे करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मजबूत संघ यहाँ पे होना ही चाहिए। अब कुल मिला के देखिए, दो गुट यहाँ पे सामने आ गया, विवाद काफी जब अधिक गहरा गया तो इसको, ठीक है, मध्यम मार्ग, बुद्धा मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें पहली बार आप देखेंगे तो प्रथम गुट की आपको जीत होते हुए नजर आएगी। अर्थात यहाँ पे अब अमेरिकी संविधान का पहला जो, ठीक है, निर्माण किया गया, बिल्कुल ही प्रजातांत्रिक स्वरूप से युक्त होकर किया गया। एक मजबूत केंद्र को यहाँ पे, एक मजबूत राज्य को यहाँ पे केंद्र में रख के किया गया। तो अब थोड़ा बहुत क्या होगी, समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी चैलेंजेज है, जैसे एक छतरी में 13 उपनिवेशों को लाना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई कैसे लाया जाए। ऐसा ना भाई आए कि संविधान बनाए, कोई राज्य असंतुष्ट हो जाए, भाग जाएगा, तो फिर तो क्षेत्र घट ही जाएगा। क्योंकि 13 के 13 उपनिवेश थे, तो भाई एक छतरी में लाना था इनको। बड़े राज्य वर्सेस छोटे राज्य का भी मुद्दा था प्रतिनिधित्व को लेके, कि भाई छोटे राज्यों का होता है ना हमेशा ही। देखिए जैसे कि आज अगर धार्मिक, ठीक है, अगर चीज़ों की मैं बात करूं, याद करिए 1909 का, ठीक है, जो मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन जो दिया गया, एक पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया गया कि एक मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम को ही, ठीक है, मतलब एक मुस्लिम जो लोग हैं मुस्लिम प्रत्याशी को ही चुनेंगे, बाकी को नहीं चुनेंगे, ताकि उनका प्रतिनिधित्व बना रहे। इनको भी छोटे राज्यों को यही डर था कि देखो भाई हम तो छोटे हैं, हमारा तुम उतना प्रतिनिधित्व ही नहीं दोगे तो फिर तो जीतोगे तुम ही लोग जीतोगे, फिर तो हमारा समस्या होगा। तो कहीं न कहीं छोटे राज्य चाह रहा था कि भाई सबको बराबर, माने किसी राज्य में अगर 1 लाख लोग हैं, किसी राज्य में अगर 10 लाख लोग हैं, तो जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही समान होना चाहिए, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। सोचिए क्या व्यवहारिक स्तर पे ये आसानी से आ पाएगा, लेकिन सबका सोल्यूशन देखिए होगा। दूसरा था स्वतंत्र राज्य वर्सेस दास राज्य का मुद्दा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसको अब देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। खासकर जब आप अमेरिकी गृह युद्ध पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि दास का जो मुद्दा था कितना अधिक, ठीक है, आगे चल के गहरा गया, जो अमेरिकी गृह युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो स्वतंत्र राज्य वर्सेस दास राज्यों का प्रतिनिधित्व के लेकर बात किया गया। अब देखिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अर्थात उत्तरी जो अमेरिका है, ठीक है, मैंने यूएसए में बात कर रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में देखेंगे तो उत्तरी राज्यों में अधिकतर जो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग मौजूद थे, जिनकी संख्या वहाँ पे कम हुआ करती थी। दक्षिणी राज्यों में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेड इंडियंस को दास बनाया गया था,
अफ्रीका से उपनिवेशों का माने अफ्रीका से दासों का आयात किया जाता था, तो वहाँ पे उनकी संख्या अधिक थी और उनके मालिक वगैरह जो क्या पस्तर थे कि भाई दक्षिणी राज्य में जनसंख्या के आधार पर निम्न सदन में प्रतिनिधित्व की मांग की कि भाई जिसकी जितनी संख्या हो उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब सोचिए क्या उत्तरी राज्य देगा सब। इनमें भी एक बहुत बड़ा विरोध का क्या था, कारण था। तो उत्तरी वर्सेस क्या है, दक्षिणी राज्य देखेंगे हम लोग, ठीक है। लगभग 36 डिग्री के आसपास आगे चल के एक रेखा निर्धारित किया गया जिसको बोला गया उत्तरी राज्य, यानी 36 डिग्री समझ रहे हैं ना, 36 डिग्री अक्षांशीय रेखा को यहाँ पे निर्धारित किया गया। अमेरिका का मैप में आप ठीक है बीच में लगा लीजिएगा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है। अब 23.5 डिग्री से जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 36 डिग्री के आसपास, ठीक है। वहीं से भी एक लाइन खींच दिया गया कि उसके ऊपर उत्तरी राज्य हैं और उसके नीचे दक्षिणी राज्य हैं। अब यही प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। इसमें कुछ सहायक तत्व है, ठीक है, जो एकता का भाव अभी उन लोगों पे जिंदा किया हुआ है। जैसे कि सारे के सारे लोग कहाँ का था, ब्रिटिश मूल के ही था तो उसमें ठीक है ब्रिटेन का भी लोग था, स्पेन का भी लोग था, पुर्तगाल भी था, फ्रांस भी था। लेकिन हमने देखा था कि इसमें 90% जो लोग था, ठीक है, वो मतलब सारा जो था वो ब्रिटिश मूल के था यहाँ पे। तो एक एकता की भावना तो थी क्योंकि ब्रिटिश मूल के थे। तो वहाँ पे जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, बिल ऑफ राइट्स की बात कर ले, पार्लियामेंट्री अवधारणा की बात कर ले, विधि के शासन की बात कर ले, मुक्त व्यापार की बात कर ले, तो वहाँ पे एक जो प्रचलन था इनके अंदर भी मौजूद था। तो एक स्वतंत्रता की भावना से ये लोग बिल्कुल ही परिचित थे। विधि के शासन की स्थापना की बात कर रहे थे कि जो भी लॉ बन गया, विधिक शासन मतलब क्या है, जो भी लॉ बन गया, कानून बन गया, उसके अंतर्गत ठीक है सारे लोग काम करेंगे, उसके समक्ष सारे लोग समान होंगे। यही है मूलभूत अधिकार, जन्मजात अधिकार, ठीक है, जिसको प्राकृतिक अधिकार भी बोला गया, फंडामेंटल राइट की बात की गई। और सबसे यहाँ पे जो जाके सहमति बनी कि कर वही लगाएगा जो जनता का प्रतिनिधित्व होगा ना, हमारा अर्थात मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उस समय अमेरिकी क्रांति हम लोगों ने देखा हुआ था कि ब्रिटेन के द्वारा जो कर लगाया गया तो अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा रिटेलिएट किया गया कि जिस ब्रिटिश संसद में एक अमेरिकी कोई नागरिक नहीं बैठता है, भाई उस संसद को अमेरिका में कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अर्थात अब जो जनता का प्रतिनिधि होगा, अब इनके अंदर एक ठीक है अमेरिकी क्रांति के माध्यम से एक स्वराज्य की, स्वशासन की जो भावना उत्पन्न हो रही है कि हम जिसे चुन रहे हैं वो हमें पे कर लगाएगा, हमें कोई समस्या नहीं होगा। और दूसरा था पृथक महाद्वीप भी था। देखिए ब्रिटेन एकदम इतू सा, एकदम छोटा सा है, ठीक है, और यहाँ पे लोग आ गए अमेरिका में, इतना बड़ा भौगोलिक इलाका इनको मिल गया, पृथक महाद्वीप, ठीक है। एक प्रशासनिक जो स्वायत्ता का जो भाव था इनके अंदर मौजूद था और अधिकार को लेके ये लोग बहुत अधिक एग्रेसिव थे कि नहीं भाई मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो व्यवस्थाएं मौजूद है वो व्यवस्थाएं यहाँ भी रहना चाहिए, बल्कि ये ब्रिटेन से और अधिक आगे होनी चाहिए। तो अब यही प्रक्रिया देखिए यहाँ पे चल रहा है। तो कुछ सहायक तत्वों में इतना आप देख लिए। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे प्रबोधन का प्रभाव, ये भी सहायक तत्वों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं, रूसो को देख चुके हैं, कांट को देख चुके हैं, वोल्टेयर मोंटेस्क्यू को देख चुके हैं। और यहाँ पे मोंटेस्क्यू के विचारों को आप देखेंगे कि शक्ति के पृथक्करण के विचारों को यहाँ पे लागू यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि मोंटेस्क्यू ने अमेरिका से विचारों को लिया, समझ रहे हैं ना, मैंने प्रबोधन काल के विचार, मोंटेस्क्यू ने अमेरिका के विचारों को एडॉप्ट किया या फिर मोंटेस्क्यू के विचारों को अमेरिका ने ग्रहण किया। शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा यहाँ पे आ गई कि नहीं, जो भी यहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की मैं बात कर रहा हूं, इन तीनों को यहाँ पे सेपरेट करना जरूरी है। पावर ऑफ सेपरेशन की यहाँ पे बात की गई, तब जाके शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। अदरवाइज एक हैंड में अगर आ जाएगा तो फिर वही ब्रिटेन का हाल हो जाएगा, सर्वे सर्वा यहाँ पे राजा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण को लाया गया कि अलग अलग हाथों में जो भी 3 प्रकार के जो, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो माने लोकतंत्र का आधार होता है, एक हाथों पे नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया कि जैसे न्यूटन के विचारों को लाया गया कि न्यूटन ने बोला कि देखो ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार अपना अपना अस्तित्व कायम करते हुए बिल्कुल ही एक बैलेंस, एक संतुलन की भावना को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार सरकार के अंग को भी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तीनों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, एक संतुलन की भावना होना चाहिए।
और यहाँ पे बनाए रखना चाहिए। तो इस बात को लेके भी अमेरिकी लोगों में बहुत अधिक कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, अर्थात ये लोग इसका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट संविधान की विशेषता। या पहली बार जो देखिए जो संविधान बना, जल्दीबाजी में तो उस संविधान को बना दिया गया, और उसमें आपको पता है कि जेफरसन जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, जिस गुट का नेतृत्व कर रहा था, उसमें अधिकतर देखा जाए तो छोटे मोटे व्यापारी जिनकी संख्या अधिक थी, निम्न वर्ग जिनकी संख्या अधिक थी, तो उनकी बातों को अधिकतर यहाँ पे माना गया। इसीलिए पहली बार जो इसका जो झुकाव होता है प्रजातांत्रिक स्वरूप की ओर यहाँ पे होता है। प्रजातांत्रिक स्वरूप का मतलब राज्यों के अस्तित्व को बहुत ही अधिक, ठीक है, मतलब अस्तित्व को कायम रखा गया, केंद्र को कमजोर बनाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ पे रखा गया कि देखो भाई, इस स्वतंत्रता संघर्ष में सारे ही अमेरिकी बस्तियों ने साथ दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे लड़ाई की, एकजुटता का भाव किया। इसीलिए हमारा नाम क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे जो उन 13 ही उपनिवेशों को एक नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसकी जो अवधारणा थी बहुत पहले से आ चुकी थी, लेकिन एक ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन होता है, बहुत सारी आप मूवी वगैरह देखेंगे, ठीक है, द पैट्रियट वगैरह, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से जो बेंजामिन जो मार्टिन होता है कैसे स्ट्रगल करता है, यूएसए का अवधारणा आता है। लेकिन अब यही है कि देखिए एक ऑफिशियल जो होना चाहिए, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल हमें झलकता है। शक्ति की बात करें तो यहाँ पे राज्य वर्सेस केंद्र को लेकर दिया गया। राज्यों की पहचान को बनाए रखने के लिए राज्यों की शक्ति को बढ़ा दिया गया, और उनको बोला गया कि कोई भी राज्य अपना बाह्य संबंध, समझ रहे ना, बाह्य संबंध अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब इस बाह्य संबंध को इंडिकेट कर रहा है विदेश नीति को, कि भाई कोई राज्य अपनी विदेश नीति को खुद संचालित कर सकता है। आप सोचिए, क्या आज वर्तमान में अगर, ठीक है, सभी भारतीय राज्यों को अगर विदेश नीति स्वयं से संचालित करने का दे दिया जाए, तो फिर क्या राज्य का, ठीक है, अस्तित्व रह पाएगा, संघ का अस्तित्व रह पाएगा? ऐसे में तो जितने राज्य हैं उतने सारे देश बन जाएंगे। यही बहुत बड़ी गलती थी उस समय, ठीक है, अगर देखी जाए पहली बार, ठीक है, अमेरिकी संविधान में तो राज्यों की पहचान को लेकर ऐसे जो बाह्य संबंध विदेश नीति को जो लेके दिया गया, ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया। लेकिन अभी यहाँ को ये भी समझना है, देखिए उस समय पूरी दुनिया में कहीं बहुत अधिक ठोस अवधारणा नहीं आई हुई थी संविधान की। तो एक्सपेरिमेंट जब भी होता है, जब भी कोई पहली बार एक्सपेरिमेंट करेगा, उससे गलतियां होगी। अभी कोरोना का वैक्सीन आ गया, बहुत सारा, ठीक है, उसका डिमेरिट भी निकल के सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे, ठीक है, उसमें सुधार होगा, और एक मजबूत, ठीक है, एक जो 100% एक्यूरेसी के साथ जब वैक्सीन बन के आएगा, तो फिर लोगों को समस्याएं नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे समझना है आपको, एक्सपेरिमेंट जब भी होगा आप फेल भी करेंगे, ठीक है, पास भी करेंगे। तो यहाँ पे वही चल रहा है। संघीय सरकार की अवधारणा में एक सदनीय व्यवस्था लाया गया। एक सदनीय, सोचिए इतना बड़ा 13 जो तटवर्ती इलाका है, वहाँ पे एक ही व्यवस्था को लाया गया, अर्थात स्वतंत्र राज्यों का परिसंघ बनाया गया। और इसमें देखिए विनाशी राज्य तो उस समय भी थे, अलग होने का इनको अधिकार दे दिया गया कि भाई राज्य अलग हो सकते हैं। अविनाशी संघ उस समय भी था, लेकिन एक कमजोर केंद्र से संचालित हो रहा था, परिसंघ की अवधारणा आ चुकी थी। अब सोचिए विनाशी राज्य दिया गया, कोई राज्य अधिक डेवलपमेंट कर रहा है, उसी संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट होते हुए साल भर बाद बोल दिया कि लग जाओ भाई, अब हम तुम्हारे में नहीं रहते हैं। किसी राज्य के पास बहुत अधिक, ठीक है, खनिज संसाधन, मिनरल रिच है, वो बोल दे 2 साल के बाद सारा खोज वोज हो जाए तो बोलेगा जाओ भाई हम नहीं रहते हैं। आज भी देखिए भारत के साथ यही समस्या है। दक्षिण भारत में, ठीक है, हमेशा ही वहाँ के लोगों में, ठीक है, एक जो अलगाव का भाव मौजूद रहता है। बोलते हैं कि भाई टैक्स हमारे द्वारा अधिक पे किया जाता है भारत गवर्नमेंट को, लेकिन उस टैक्स का जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो भारत के सभी राज्यों में बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ यही समस्या है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो उत्तरी जो राज्य है वहाँ पे भी यही समस्या है, लेकिन फिर भी वे लोग अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संवैधानिक जो प्रावधान था शुरुआती में एकदम बिल्कुल कर दिया गया कि भाई राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे लोग नहीं हो सकते हैं। तो आपको समझना होगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अलग होने का अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ पे चूंकि अब लंबे समय तक चल नहीं सकता था, ये प्रक्रिया लंबे समय तक कहाँ चलती और हुआ भी नहीं। देखिए 1789 में
पुनः इसमें नए संविधान को जो एकदम लाया गया, नया संविधान इन द सेंस कि इसमें मतलब संशोधन किया गया, 10 संशोधन किया गया, जो 10 संशोधन बहुत ही बड़ा संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन हुआ है। वहाँ संशोधन करना मैंने बताया है कि अपने आप में मैंने बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर है, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ पे जब किया गया तो अब इसका जो झुकाव हुआ एक मजबूत संघ की तरफ हुआ, जो आज वर्तमान में आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, यहीं से ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया। निम्न सदन में बोला गया कि देखो भाई, प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा लेकिन जनसंख्या के आधार पर दिया गया जाएगा। छोटे छोटे राज्य हल्ला मचाने लगे कि भाई तब हमारा कैसे होगा, हमारा कैसे होगा। डोंट वरी भाई, दिया जाएगा। उच्च सदन है यहाँ पे, सीनेट की जो अवधारणा है यहाँ पे कि इस उच्च सदन में सारे ही राज्यों को समान अधिकार दिया जाएगा। और अभी देखिए, अभी 50 स्टेट है यहाँ पे यूएसए में, 50 जो राज्य हैं, हर एक राज्य को इस उच्च सदन में 2-2 सीट वहाँ पे ठीक है बांट दिया गया। तब जाके देखिए मध्यम मार्ग यहाँ पे निकल रहा है। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा यहाँ पे चुना गया। अब यहाँ पहला जो संविधान की जो विशेषताएं थी इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो राष्ट्रपति जो चुने गए थे वही थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज ठीक है वाशिंगटन, इनका नाम यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो संवैधानिक सुधार हुआ, राष्ट्रपति जो निर्वाचन बोला गया कि देखो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाएगा। और यही है जो अमेरिकी संविधान का स्वरूप। धीरे धीरे देखेंगे तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तरफ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ आपको घूमते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अब राष्ट्रपति को डायरेक्ट यहाँ पे ठीक है अब मतलब लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, जनता के द्वारा चुना जा रहा है। समझिए वहाँ पे जो रिपब्लिक की अवधारणा बहुत मजबूत है। अभी ठीक है जो भी हुआ, जो ठीक है अभी जो चुनाव के बाद जो बाइडन ले लीजिए, ट्रम्प को लेके ले लीजिए, ट्रम्प की जो ठीक है जो भी उसकी पार्टी पॉलिसी थी, उसके लोगों के द्वारा जो भी किया गया, कितना ही देखिए सारी दुनिया मतलब एक अलग नज़रिए से देखने लगी, कितना शानदार ठीक है लोकतंत्र रिपब्लिक कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है। यही समझने का प्रयास करिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में अगर संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में डायरेक्ट हम अपने प्रधानमंत्री को चुन नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि एक माहौल बन जाता है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, लेकिन उसका चुनाव प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, क्योंकि आप अपने एमपी और एमएलए को चुनते हैं, फिर उनके द्वारा वो चुना जाता है। तो सोचिए एक बहुत बड़ी जो मजबूत शक्ति है ठीक है इस संसदीय व्यवस्था में, मंत्रिमंडल का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है, उसका चुनाव डायरेक्ट भारत में नहीं होता है। तो फिर आप कैसे बेहतर मान सकते हैं? इसीलिए देखिए यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था, यहाँ पे संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, ध्यान रखिएगा कार्यपालिका शक्ति, यहाँ पे जो बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव पावर की जो बात की जा रही है, राष्ट्रपति के हाथों में दे दिया गया। अब बोला कि भाई अगर सारी शक्ति इसी को दे दिया जाएगा तो बाकी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? बोला डोंट वरी भाई, इस पे क्या किया जाएगा कि इसकी निरंकुशता को रोकने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जाएगा, अर्थात महाभियोग लगाया जाएगा। और आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी, कभी ट्रंप एक ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था जिसपे सबसे अधिक महाभियोग लगाया गया। राज्यों की पहचान को लेके यहाँ पे दोहरी नागरिकता को लाया गया कि ऐसा करे कि भाई सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। भारत में क्या है, आप ये नहीं बोल सकते कि हम बिहार के नागरिक हैं, तमिलनाडु के नागरिक हैं, आसाम के नागरिक हैं, राजस्थान के नागरिक हैं। आपको बोलना पड़ेगा कि एज ए सिटीजनशिप ठीक है हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हाँ, नेटिव प्लेस को लेके निवासी की जब बात आएगी आप ठीक है, निवासी और नागरिक में अंतर होता है, ध्यान रखिए, तब आप अपने स्टेट का नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हम ठीक है न्यूयॉर्क के हैं, हम कैलिफोर्निया के हैं, हम जॉर्जिया के हैं, बोल सकता है वो लोग, दोहरी नागरिकता है। और बोला गया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ध्यान रखिएगा सीए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन में राज्यों की भूमिका को बढ़ाया गया ताकि कोई भी चीज़ एक बार अगर बदल जाए तो उसमें आसानी से परिवर्तन यहाँ पे ना लाया जा सके। मानव अधिकार की यहाँ पे घोषणा कर दी गई, मानव अधिकार की यहाँ पे घोषणा कर दी गई कि सबको मानव अधिकार यहाँ पे दिया जाएगा। और दास वर्सेस जो स्वतंत्र राज्यों का, समझ रहे हैं ना, हमने दास मैंने कहा थे दक्षिणी क्षेत्रों में थे और स्वतंत्र राज्य मैंने उत्तरी क्षेत्रों में थे, इनके बीच के विवाद को निपटाने के लिए बोला गया
ये स्वतंत्र राज्य बोल रहे हैं देखो भाई हमारे यहाँ तो जनसंख्या कम है, तुम्हारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, दासों की वजह से। अब भाई हम लोग ठहरे यहाँ पे अमीर लोग, तुम लोग ठहरे नीचे, दासों की जो संख्या बढ़ रही है उनकी, ठीक है, गरीब लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक संतुलन की अवधारणा को लाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 5:3, अर्थात 5 दास, ठीक है, 5 दास और 3 स्वतंत्र नागरिक का जो वैल्यू होगा बराबर होगा। वोटिंग परसेंटेज की जो बात की जाती है ना, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, कैसे उसमें जनसंख्या के आधार पे जो भी वोटिंग परसेंट के आधार पे सीटों का बंटवारा किया जाता है, ठीक, यहां पे भी इस चीज को यहाँ पे, ठीक है, लाया गया वेटिंग मैंने वेटेज देने के लिए। लेकिन इसमें कुछ सीमाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी भी यहाँ पे वयस्क मताधिकार नहीं लाया गया। चिल्लाने के लिए तो चिल्ला दिया गया, बाकी सारे अमेरिकी लोगों ने ब्रिटिशों को खदेड़ा, लेकिन अभी तुम क्या रख रहे हो भाई, सो वयस्क मताधिकार इन लोगों ने दिया नहीं। अपने आप में देखिए भारत इसी मामले में बड़ा एक अजूबा देश हो जाता है, अनूठा देश हो जाता है। आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि भारत में पहली बार जब संविधान की अवधारणा आई तो एक ऐसा एक यही मतलब प्रावधान था वयस्क मताधिकार को लेके कि ध्वनि मत से किसी ने, कोई धर्म जाति किसी भी वर्ग के लोगों ने इस पर कंप्लेन नहीं किया कि भाई सारे लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, तो भाई सारे ही लोग इस वयस्क मताधिकार के यहाँ पे भागी हैं। और उस समय, ठीक है, लगभग 1951 में अगर देखा जाए तो पहली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा तो भारत की उस समय लिटरेसी रेट देखेंगे तो लगभग 16% के आसपास थी। नेहरू की नींद गायब थी उस समय कि भाई इतना बढ़िया मैंने काम किया है, इतना प्रतिनिधित्व के तौर पे मैंने किया है, 16% लिटरेसी रेट है, लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। खैर वो तो जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, लेकिन था उस समय महिला अधिकार को देखिए नहीं दिया गया। यूरोप और आप देखेंगे, ठीक है, यूरोप और अमेरिकी महिलाओं ने इतना ही मतलब वहां पे भी अगर देखेंगे ना तो मतलब भारत की महिलाओं से उनकी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन साल भर 1.5 साल पहले वो लोग जग गई। यूरोप की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से महिलाओं का रोल बढ़ता चला गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ के, ठीक है, बहुत सारे जो नागरिक है मारे जाने लगे, वस्तुओं की कमी पड़ गई, महिलाओं ने खुद ही औद्योगिकरण का जिम्मा संभाल लिया, फिर उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलने लगा। धीरे 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 आप देखेंगे तो एक जो होता है ना एक बैलेंस अप्रोच, संतुलन की अवधारणा पुरुष और महिलाओं में, वहां की महिलाएं बहुत पहले जग गई। अमेरिका में भी यही चीज हुआ, अमेरिका में भी महिलाओं ने बहुत ही, ठीक है, कई सारे आंदोलन किए, तब जाके उनको अधिकार मिला उस 20वीं सदी में आके। और भारत देखिए एक झटके में, ठीक है, महिलाओं को यहाँ पे मताधिकार दे दिया गया। ये जब वयस्क मताधिकार और महिलाओं को अधिकार दिया गया भारत के संविधान के द्वारा, पूरी दुनिया सोचिए एकदम देखते रह गई। मैंने एकदम होता है ना देखने का जो उनका जो नजरिया था बिल्कुल अलग था कि भाई कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ और भारत सक्सेस भी हुआ। इसीलिए भारत का संविधान जब बना तो कितने लोगों ने बोला संविधान चल ही नहीं पाएगा, 10 साल चलेगा, किसी ने बोला 15 साल चलेगा, किसी ने बोला 20 साल चला, लेकिन आज अभी, ठीक है, अभी हाल ही हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मनाए, देखिए अभी तक चल रहा है, एक और मजबूती से चल रहा है। तो देखिए यही है संविधान की खासियत। दासों को मानव अधिकार से यहाँ पे, ठीक है, बाहर किया गया है। सबसे बड़ी उनकी जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए यूरोप में आप समझने की कोशिश कीजिए, यूरोप में जब पुनर्जागरण प्रबोधन का काल चला तो लोग अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने उस चर्च व्यवस्था, उस संबंध व्यवस्था, राजा से लोग लड़ रहा है, शासक से लड़ रहा है। वही लोग जब, ठीक है, ब्रिटेन का ही लोग जब अमेरिका आ गया तो उस मुक्त व्यापार के नाम पे, उस वाणिज्यवाद के नाम पे ये लोग अमेरिका से, ठीक, मैंने अमेरिकी लोग ब्रिटेन से लड़ रहा है, यूरोपीय देशों से लड़ रहा है कि भाई हमें चाहिए मुक्त व्यापार, चाहिए मानव अधिकार, हमें चाहिए। अब इन्हीं अमेरिकी वासियों के द्वारा देखिए ये वही दास हैं जो रेड इंडियंस हैं और जो अफ्रीका से आयात किए गए दास हैं, जब इनको अधिकार देने की बात आ रही है तो भाई ये लोग क्या कर रहा है, कन्नी काट रहा है, भाई हम नहीं देंगे। सोचिए यही है इंसान, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि दूसरों के साथ कभी वैसा व्यवहार मत कीजिए जब आप अपने खुद के साथ वैसा व्यवहार, ठीक है, होने नहीं देना चाहते। तो इसमें देखिए यही बहुत सारा लिमिटेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी और भी लिमिटेशन को आप देखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान का तुलनात्मक अध्ययन। अब इसी
को यहाँ पे कंप्लीट कराने के लिए मैंने आपको, ठीक है, ब्रिटेन का इतिहास भी बताया था पिछले क्लास में, और ख़ासकर उनके संवैधानिक प्रक्रिया को ही बताया था कि कितना वहाँ के लोगों के द्वारा उस वयस्क मताधिकार को लेने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे समानता के बिंदु को लेके कि दोनों जगह विधि का शासन मौजूद है। विधि का शासन मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लॉ रूल आप समझ सकते हैं, लॉ ऑफ रूल की बात की जा रही है। दूसरा है प्रतिनिधात्मक सरकार, अकाउंटेबिलिटी के रूप में समझिए, ठीक है, गवर्नमेंट का पूरी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही है। मौलिक अधिकार, वहाँ पे मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स आया, तो यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट का जो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है अमेरिकी संविधान में यहाँ पे लाया गया। तो देखिए तीनों चीज़ आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ से कोई प्रश्न बना दे कि क्या अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन से संवैधानिक चीज़ों को कॉपी कर लिया, उधार ले लिया, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अगला है असमानता के बिंदु भी मौजूद है जो अमेरिकी लोगों में मौलिकता को उनकी दर्शाता है। पहला है वंशानुगत वर्सेस गणतंत्र। अभी भी देखिए यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम ब्रिटेन में देखें तो अभी भी वहाँ पे रिपब्लिक देश नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि अभी भी कार्यपालिका वहाँ बिल्कुल ही मोनार्ची सिस्टम है, वहाँ की महारानी है, शासक है वहाँ का। अमेरिका में देखिए कुछ कार्यपालिका को लोगों के द्वारा गणतंत्र की जो अवधारणा आ गई, राष्ट्रपति को प्रत्येक निर्वाचन के द्वारा चुना जाने लगा, तो ये भी एक असमानता है। दूसरा है यहाँ पे संसदीय व्यवस्था वर्सेस अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन में अभी भी संसदीय व्यवस्था मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन का जो कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे देखें शक्ति की बात तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में उभर के आता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखेंगे यहाँ पे तो जनता के द्वारा इसको प्रत्येक चुना जा रहा है, सारी शक्तियाँ भी प्रेसिडेंट को दिया गया, और प्रेसिडेंट की शक्ति पर रोक लगाने के लिए महाभियोग को भी यहाँ पे दिया गया। तो अब आप थोड़ा सा दोनों कंपेरिजन करके भारत को देखिए कि भारत कहाँ फिट बैठता है। तो जब भारत को आप देखेंगे तो चूंकि भारत में अधिकतर लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, तो फिर भी भारत में जो एक्यूरेट जो संसदीय व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्थाएं भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में देखिए यहाँ पे खासकर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, विधायिका और कार्यपालिका की बात की जाए, तो विधायिका के अंतर्गत कार्यपालिका आपको करते हुए नजर आएगी, या विधायिका कार्यपालिका का भी अंग हो जाती है। तो भारत की अगर स्थिति को बताना पड़ेगा तो आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अच्छा, संसदीय व्यवस्था प्लस अध्यक्षात्मक व्यवस्था बाई 2, माने दोनों के क्या है, बीच है, ना पूरा संसदीय है ना पूरा अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अधिकतर झुकाव कहाँ है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ। तीसरा है शक्ति संलयन वर्सेस शक्ति का पृथक्करण। शक्ति संलयन मतलब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कि ब्रिटेन की जो संसद है, वहाँ के जो पार्लियामेंट सिस्टम है, एक महिला को पुरुष, एक पुरुष को महिला बनाने के अलावा वहाँ सारा काम कर सकती है। वहाँ पे जुडिशरी रिव्यू नहीं है, जुडिशियल एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, मतलब होता है ना, मतलब संविधान की व्याख्या करना, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं। इसीलिए पार्लियामेंट्री शक्ति बहुत अधिक है। और तो और पार्लियामेंट मेंबर वो, ठीक है, लेजिस्लेटिव का भी रोल प्ले करेगा, जुडिशरी का भी रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका में नहीं हो सकता। एक बार आप, ठीक है, कार्यपालिका बन गए, मर जाएंगे तभी भी वहाँ पे आप लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशरी का रोल या वहाँ पे आपको, ठीक है, मतलब आप नहीं निभा सकते। तो यही है शक्ति का पृथक्करण। तीनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया, तीनों को सेपरेट कर दिया गया। और यकीन मानिए अमेरिका का जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, विश्व का सबसे मजबूत जुडिशरी सिस्टम में, ठीक है, सुमाहित है, मौजूद है वहाँ पे। वैसे तो भारत का भी जुडिशरी सिस्टम काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका से कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा। अलिखित वर्सेस लिखित संविधान। ब्रिटेन में अलिखित संविधान का प्रावधान था। आज भी वहाँ पे, ठीक है, मतलब बोला जाता है कि वहाँ के लोग इतने आलसी हैं, आलसी से ज़्यादा बेटर शब्द होगा कि वहाँ के लोग इतने ही वेल एजुकेटेड हो गए हैं कि अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, अपने ड्यूटी के प्रति जागरूक है। भारत जिसे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाना पड़ेगा। वहाँ राज्य की कोई अवधारणा भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल एकात्मक सरकार है, एकात्मक वहाँ पे व्यवस्था है। तो उनका भौगोलिक आकार भी छोटा है, ठीक है, तो उनको बहुत अधिक समस्याएं नहीं आती है। अलिखित में उनका काम चल जा रहा है, जैसे जैसे, ठीक है, आएगा उसी के अनुसार से रूल भी, मैंने नियम भी बना दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ, ठीक है, और होता है ना ड्यू प्रोसेस लॉ, ठीक है, कुछ इस टाइप का वहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखित संविधान, इसको समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने
कोई भी चीज़ अगर हो जाए इन सिचुएशन, मान लीजिए कि वहाँ को कोई ठीक है लॉ नहीं बना हुआ है, तो हम लोग उसको बाद में बना सकते हैं, और लिखित संविधान की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन यहाँ क्या है, लिखित में कि नहीं, पहले बना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जटिल कार्यप्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में यहाँ पे पूरी तरीके से न्यायिक व्याख्या है, न्यायिक सक्रियता है। तो इन सब पे सेपरेट करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए सबका स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब जटिल संविधान की बात आती है तो भारत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल संविधान का रूप ले रहा है। आए दिन देखते होंगे इतना सारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, इतने सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो लिखित संविधान में एक जटिल कार्यप्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगा। और एकात्मक वर्सेस यहाँ पे संघीय है, भौगोलिक अवस्थिति देखा जाए, यहाँ पे एरिया की बात किया जाए ब्रिटेन का तो छोटा है, वहाँ पे राज्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शहरों में मेयर का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, इतना बड़ा भूभाग है कि भाई इनको बांटना पड़ा, संघ में राज्य बनाना पड़ेगा, केंद्र बनाना पड़ेगा, जैसे भारत में है केंद्र वर्सेस राज्य, बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए इस मामले में, तो अमेरिका में राज्यों को कहीं अधिकार, ठीक है, मैंने जो अधिकार है बहुत अधिक वहाँ पे दिया गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है, देखिए, अब जो राज्य हैं वहाँ विभाजित नहीं हो सकते हैं, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, संघ भी अविभाजित है, राज्य भी अविभाजित है। लेकिन भारत को देखेंगे तो भारत में क्या है, भारत में है, ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। माने अमेरिका को देखेंगे तो अविनाशी राज्य है और अविनाशी संघ है, और भारत को देखें तो विनाशी राज्य। कैसा है, विनाशी राज्य, माने भारत के राज्य विनाशी हो सकते हैं, संघ झटके में साधारण बहुमत के द्वारा उसको टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन राज्य संघ को तोड़ नहीं सकता है। इसका मतलब कि विनाशी राज्य है और अविनाशी भारत का कैसा है, संघ है। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देखिए आपको करते चलना है, समझते चलना है। और यही है, देखिए, ये सब चीज़ जब पढ़ लेंगे ना, तो भारत में जब आएंगे, चाहे भारत का आप हिस्ट्री पढ़िए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, भारत का समाज पढ़िए, तो आपको एक बहुत ही बड़ा एक रेफरेंस के तौर पे आगे एक मार्गदर्शक के रूप में आपका दिमाग ये खोलते रहेगा। देखो वहाँ से हो रहा था, यहीं से हो रहा था। और यही सिविल सर्विस की डिमांड है कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं, अमेरिकी क्रांति लिख रहे हैं, तो अमेरिकी क्रांति तक सीमित मत रहिए, अमेरिकी क्रांति को भारत की क्रांति से जोड़िए। अमेरिकी गृह युद्ध अगर देख रहे हैं तो दुनिया में, ठीक है, जहाँ जहाँ गृह युद्ध हुआ है, खासकर भारत में भी गृह युद्ध आज़ादी के संदर्भ में सोच सकते हैं, वहाँ पे हुआ है, वहाँ से कोरिलेट कीजिए चीज़ों को। जैसे आप कंपाइल करके, ठीक है, एक दूसरे जगह जाकर जब आप लिखते हैं, तो आपकी आंसर में एक मेजोरिटी देखने के लिए मिलती है, और एग्जामिनर को यही चाहिए होता है। तो इसीलिए, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आंसर राइटिंग में कराऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या संविधान एक आर्थिक दस्तावेज था? क्या एक आर्थिक दस्तावेज था? अभी देखिए, ये ऐसा पहलू है जो हर एक देश में किसी न किसी बिंदु को लेकर यहाँ पे लगता ही लगता है। और आज भी देखिए, अमेरिका बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, अब इसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री और एक आर्थिक दस्तावेज था। ये कहना कहाँ हद तक सही है, थोड़ा इसको आपको, ठीक है, बैलेंस अप्रोच में उत्तर देना पड़ेगा। दो लोग हैं, पक्ष वाले भाई साहब है, दूसरा है विपक्ष वाला। पक्ष में है भाई चार्ल्स बेयर्ड है। चार्ल्स बेयर्ड बोल रहा है कि हाँ, ये आर्थिक दस्तावेज था। कैसे था? तो बोल रहा है कुछ संविधान सभा में 24 महाजन लोग थे, महाजन समझते हैं ना, बनिया। 15 दास के मालिक लोग थे भाई, 14 सट्टेबाज थे, बहुत ही पैसा होता है, सटोरी, शेयर मार्केट। 11 अन्य व्यवसायिक समूह इसमें मौजूद थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि संविधान को बनाया तो अपने अकॉर्डिंग बना लिया, गरीबों को ध्यान में रखा ही नहीं, निम्न वर्ग को ध्यान में रखा ही नहीं, बिल्कुल ही अपने कैपिटलिस्ट की अवधारणा पे इसको बनाया गया, ठीक है, पक्ष में बताया गया। अब विपक्ष में बोल रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं था, पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट मैकडोनल्ड नाम है। इसने बताया कि जो भी लोग बैठे संविधान सभा में, सबने अपनी वर्गीय पहचान को क्या किया, समाप्त किया। अब यही तो भारत में इंजाम लगता है। यूरोपीय देश इंजाम लगाते थे कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी, कांग्रेस ही भारत थी। अब आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, विचारधारा के स्तर पे आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस कांग्रेस में एक दल के नीचे तो लोग मौजूद थे, लेकिन विचारधाराएं उनकी सबकी एक नहीं थी। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू की विचारधाराएं मैच नहीं करती थी।
बहुत सारे चिट्ठी लोग महात्मा गांधी को लिखा करते थे एक दूसरे को, लेकिन महात्मा गांधी का ठीक है मतलब सपोर्ट तो नेहरू की तरफ ही होता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विचारधाराओं में ठीक है असमानता होने के बाद भी, असहमति होने के बावजूद भी लोग एक एक छतरी के नीचे अगर रह रहा है तो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो, किसी भी चीज़ को लागू करना हो तो क्या ये लोग मान जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे ठीक है, बहुत अच्छा सीरीज भी है क्या बोलते हैं कि संविधान के नाम से शेखर कपूर के द्वारा जो बनाया गया है, बहुत अच्छा सीरीज है। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक एक प्रावधान पे उस ठीक है पार्लियामेंट में हो हल्ला मचता था। इतना आसान नहीं था किसी प्रावधान को पारित करना। तो थोड़ा सा आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ ठीक है, थोड़ा भारत का भी आपको एक रिव्यू में देते चल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ बेहतर समझ में आए। तो फॉरेस्ट मैकडोनल्ड बोला कि देखो वर्गीय पहचान सबने समाप्त करके एक अमेरिकी की भावना से लोगों ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। यदि केवल अगर इनका जो निजी हित होता, वर्गीय हित होता, अगर अपने हित में अगर करते तो दक्षिण में लागू ही नहीं होता। दक्षिण में दास व्यवस्था अधिक थी, निम्न वर्ग किसान लोग सबसे अधिक थे। क्या वे लोग ये इस बात को मानते? अब लग रहा है बात तो सही बोल रहा है, और बात ये सही भी बोल रहा है। ये बोल रहा है कि देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने शुरू से ही अपनाया था, वाणिज्यवादी वाणिज्यवाद पे शुरू से ही चोट किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई अमेरिका हमेशा ही मुक्त अर्थव्यवस्था का पछतर रहा है, और इस मुक्त अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि पूंजीपति वर्ग को लाभ होगा, जितना कमाए जितना मेहनत करे उस वर्ग को यहाँ पे लाभ होगा। और इसी मुक्त व्यापार की नीति को ठीक है किसने सपोर्ट किया था? आपको याद होगा, एडम स्मिथ के द्वारा सपोर्ट किया गया था। वाणिज्यवाद का एडम स्मिथ के द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि ये वाणिज्यवाद शासक को फायदा पहुंचा रहा था, मिडिल वर्ग को ठीक है उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा रहा था। और एडम स्मिथ बिल्कुल ही मध्यम वर्ग का आदमी था, मध्यम वर्ग को सपोर्ट करता था, मुक्त व्यापार पे बल दिया। अब इसी का क्रिटिसाइज आगे चल के कौन करेगा? कार्ल मार्क्स करेगा कि देखो ठीक है मुक्त व्यापार ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए कितना लिंक लगा हुआ है। बस आप अपना अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए, दिमाग खोल के सुनिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, लेक्चर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इतना से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अमेरिका में अभी क्या चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कल अब देखिए हम लोग देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध को निपटा लेंगे, क्योंकि अभी अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी ठीक है क्या बोलते हैं संविधान का जब चल ही रहा है तो गृह युद्ध की घटना हो गई आपको 19वीं सदी में। उस समय तक औद्योगिकरण का युग होगा। ऑलरेडी फ्रांस की क्रांति यहाँ पे हो चुकी होगी, इटली जर्मनी का एकीकरण होने को होगा। लेकिन बहुत अधिक ठीक अमेरिकी गृह युद्ध को समझने के लिए, पढ़ने के लिए यूरोप से बहुत अधिक यहाँ पे संबंध नहीं होता है। बिल्कुल ही इनका आंतरिक मामला है, आंतरिक लफड़ा आप उसको समझ सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको अब्राहम लिंकन की भूमिका को देखने के लिए मिलेगा। तो डेली देखिए एक भी क्लास मत छोड़िए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्लास छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा मेरा जो क्लास इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे से लिंक किया गया है। सेपरेट पढ़ेंगे तो आप ठीक है समझ भी जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फील नहीं आएगा अंदर से। फील लेना है आपको, बिल्कुल रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलना है। तो आप शुरू से देखिए ताकि चीज़ें को रिलेट होती पाए। इतना कर लेंगे, आपको यकीन दिलाता हूँ बुक देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में आप यूपीएससी का क्वेश्चन इस साल को उठा के देख लीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ से अगर प्रश्न आया देखिए कि आप डिफेंड कर पा रहे कि नहीं पा रहे, बिल्कुल ही आपसे ठीक है समझ में आएगा। देखते हैं आपको लगेगा कि हाँ इसका डायमेंशन यहाँ वहाँ हो सकता है, इस डायमेंशन में इसको हम लोग ढाल सकते हैं, बशर्ते आप लेक्चर को ईमानदारी पूर्वक देखें। यही कंडीशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सपोर्ट। जय हिंद।